हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 1 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब देखते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। तो भारतीय स्टेट बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर मलेशिया के नए राजा बने हैं। देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगावाट ब्रॉडबैंड सर्विस को रिलायंस जियो के द्वारा लॉन्च किया गया है। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पैरा एशियन गेम्स 2023 में सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। 60 साल बाद पद्मिनी टैक्सी को बंद किया गया है, ये महाराष्ट्र में चलती थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार को बनाया गया है। 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2023 का उद्घाटन मुंबई शहर में किया गया है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विस्ट्रा के बोर्ड ने अपनी भारतीय यूनिट टाटा ग्रुप को बेच दी हैं। मैथ्यू पेरी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, प्रसिद्ध अभिनेता थे। आज का पहला सवाल है, PM मोदी ने मेरा युवा भारत मंच कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसे नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ यानी नई दिल्ली पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत या माई भारत मंच का शुभारंभ किया है। इसकी शुरुआत आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन समारोह के उपलक्ष्य में की गई है। मेरा युवा भारत के बारे में बात करें, यह एक स्वायत्त निकाय है जो राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा के अनुरूप यानी 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। वहीं विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम के मामले में लाभार्थियों की आयु 10 से 19 वर्ष रखी गई है। 31 अक्टूबर को PM मोदी ने गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर PM मोदी ने दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव मेमोरियल का उद्घाटन भी किया है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई है। भारत में हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को खेड़ा जिले नाडियाद, जो गुजरात में स्थित है, वहाँ हुआ था। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत साल 2014 में की गई थी। गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई 182 मीटर है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकल्प दिवस या राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी की हत्या को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड बनाया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रोहित शर्मा। भारत और इंग्लैंड के बीच विश्व कप 2023 का 29वां मुकाबला लखनऊ इकाना स्टेडियम में खेला गया था। यह रोहित का बतौर कप्तान 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच यानी तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 को मिलाकर है। वह कप्तानी का शतक लगाने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, विराट कोहली, सौरव गांगुली, कपिल देव और राहुल द्रविड़ ऐसा कर चुके हैं। ओवरऑल रोहित 100 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के 50वें खिलाड़ी बने हैं। MS धोनी 332 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने के मामले में देश में शीर्ष खिलाड़ी बने हुए हैं। रोहित शर्मा ने अपने 18,000 अंतर्राष्ट्रीय रन भी पूरे किए हैं। उन्होंने यह मुकाम इंग्लैंड के खिलाफ मैच में खेलते हुए हासिल किया है। रोहित ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बने हैं। सचिन तेंदुलकर ने
सबसे पहले ऐसा कारनामा किया था। इसके बाद राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और विराट कोहली ने 18,000 रनों का आंकड़ा छुआ था। सभी आवारा कुत्तों का बाध्यकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भूटान। 2009 में शुरू किए गए इस अभियान के समापन समारोह की अध्यक्षता भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने की है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नगुल ट्रम इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग हैं। स्वीडन की दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी एरिक्सन ने भारत में 6G शोध एवं विकास यानी R&D केंद्र किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये चेन्नई, तमिलनाडु में किया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चेन्नई। एरिक्सन एक स्वीडिश बहुराष्ट्रीय नेटवर्किंग और दूरसंचार कंपनी है। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित है और इसकी स्थापना 1876 को हुई थी। अध्यक्ष रोनी लेटेन है। CEO बोर्जे एक होम है। और अभी नोकिया ने अपनी 6G लैब बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थापित की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। DMK इनकी पार्टी है। राज्यपाल RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। झारखंड के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हेमंत सोरेन। यह पुल झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। तो इस नदी का नाम याद रखिएगा, मयूराक्षी नदी पर है। इस पुल का नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखा गया है। यह राज्य का सबसे लंबा पुल है और इसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर है। झारखंड इसकी राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। हाल ही में UNEP ने प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए कितने लोगों को ग्रीन अवार्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये 5 लोगों को इससे सम्मानित किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 5। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP ने 30 अक्टूबर 2023 को नए आइडियाज़ की मदद से प्लास्टिक पॉल्यूशन रोकने पर काम कर रहे लोगों और ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया है। UNEP ने कुल 5 लोगों और समूहों को अपने सबसे बड़े ग्रीन अवार्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा है। फिलीपींस के कैजान शहर की मेयर जोसेफिना बेलमोंट को पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है। UK की एलन मैक अर्थर फाउंडेशन को इंस्पिरेशन और एक्शन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। चीन के ब्लू सर्किल प्रोग्राम को एंटरप्रेन्योरियल विजन के लिए यह अवार्ड मिला है। ये चीन में समुद्री कचरे के कलेक्शन का प्रोग्राम है। साउथ अफ्रीका की CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को टेक्नोलॉजी के जरिए पॉल्यूशन रोकने के लिए सम्मानित किया गया है। चिली के स्टार्टअप अल्ग्रेमो के फाउंडर जोसेफ मुनिएल मोलेर को भी सम्मानित किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली ज्योति याराजी किस राज्य की निवासी हैं? तो वे आंध्र प्रदेश की निवासी हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी ने वीमेंस 100 मीटर हर्डल रेस यानी बाधा दौड़ को महज 13.22 सेकंड में पूरा कर गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले चीन के होंगजू में हुए एशियन गेम्स 2023 में ज्योति याराजी ने हर्डल रेस यानी बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल जीता था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक किया जा रहा है। अब तक नेशनल गेम्स मेडल टैली में सबसे ज़्यादा 114 मेडल के साथ शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है। किस राज्य के तेजस अशोक सिरसे ने 37वें राष्ट्रीय गेम्स में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो तेजस अशोक सिरसे महाराष्ट्र के निवासी हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महाराष्ट्र। 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र के तेजस अशोक सिरसे ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में यानी हर्डल रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है।
तेजस ने सिर्फ 13.71 सेकंड में रेस पूरी कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने 13.80 सेकंड में रेस पूरी करने का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश की पहली मतदाता कौन बनी है? तो ये 102 वर्ष की दादी जी हैं, बुधियारिन बाई, ये बनी है प्रदेश की पहली मतदाता छत्तीसगढ़ प्रदेश की। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बुधियारिन बाई। बुधियारिन बाई 102 साल की हैं। वे छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कोडो खस की मतदाता हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट प्रोफेसर सलीम उल हक का निधन हुआ। वे किस देश के निवासी थे? तो वे बांग्लादेश के निवासी थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बांग्लादेश। 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर और प्रोफेसर सलीम उल हक का बांग्लादेश के ढाका में निधन हो गया। सलीम उल हक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश में प्रोफेसर थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC में लिस्ट डेवलप्ड यानी सबसे कम विकसित देशों यानी LDC के लिए एडवाइजर के तौर पर भी काम किया था। 2022 में सलीम उल हक को इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज पर उनके काम करने के लिए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का दर्जा दिया गया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का सही उत्तर। तो सवाल था, दिल्ली का शासक खिज़्र खां किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज़्र खां सैयद राजवंश से संबंधित था। आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सैयद वंश। अब बात करते हैं सैयद वंश के बारे में। तो जो इसका शासन चल रहा है 1414 से 1451 ईस्वी तक। खिज़्र खां का शासन, जो खिज़्र खां इसका संस्थापक था, तो इसका शासन चल रहा है 1414 से 1421 ईस्वी तक। खिज़्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर रैयत आला की उपाधि धारण की थी। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन दिया था कल वाला, पैट में पूछा गया सवाल था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज़्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज़्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हुई थी। खिज़्र खां का उत्तराधिकारी मुबारक शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासनकाल लगभग 37 वर्षों तक चला है। इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया है। इसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। तो ये हैं 5 राजवंश। पहला है गुलाम, इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश दूसरा राजवंश था। ये क्रम में दिए गए हैं, इसी के अनुसार इनने शासन किया है। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश, इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक खिज़्र खां। लोधी वंश, इसका संस्थापक बहलोल लोधी था। तो अब बढ़ते हैं आगे। आज का टेस्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।